सो वेलकम बैक अगेन। तो एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल में। और हम लोग इस चोल वंश को कंटिन्यू करेंगे। और चोल वंश के जो शासक थे, पहले महान शासक जिनका नाम था राजराज प्रथम, तो उससे हम लोग इसकी शुरुआत करें। तो राजराज प्रथम के समय जो साम्राज्य विस्तार था वह दक्षिण में श्रीलंका से लेकर उत्तर में कलिंग तक था। तो साम्राज्य विस्तार दक्षिण में श्रीलंका से उत्तर में कलिंग तक था। किसका? तो राजराज प्रथम का साम्राज्य विस्तार। राजराज प्रथम के द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर 1987 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल, और यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित। तो राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो इस राजराजेश्वर मंदिर को अर्थात बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में, आपको पता होगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पे है? तो पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। तो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में उसे शामिल किया गया 1987 ईस्वी में। और यह जो मंदिर है पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है, याद रखेंगे। चोल साम्राज्य का पहला महान राजा, तो यह जो राजा राज प्रथम था वह चोल साम्राज्य का पहला महान राजा था, याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसने दक्षिण में श्रीलंका से लेकर उत्तर में कलिंग तक अर्थात पूर्वी गंगों पर भी विजय प्राप्त किया, पूरे पूर्वी इलाकों पर कब्जा किया, और भारत के दक्षिणी हिस्से तक भी इसने कब्जा कर लिया था। राजराज प्रथम के श्रीलंका पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार का विकास। तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, तो इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था दक्षिण एशियाई देशों के साथ इस चोल वंश का व्यापार का विकास करना। तो चोल वंश के व्यापार के विकास करने के कारण इसने राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, अर्थात यह दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहता था। तो इसी उद्देश्य से राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। तो राजराज प्रथम के श्रीलंका पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंध का विकास। चोल अभिलेखों के अनुसार कलिंग सहित 12,000 द्वीपों पर विजय स्तंभ फहराया। तो याद रखेंगे, राजराज प्रथम के द्वारा 12,000 द्वीपों पर विजय स्तंभ फहराया गया था। यह बात चोल अभिलेखों से पता चलता है कि चोल अभिलेखों के अनुसार राजराज प्रथम ने कलिंग सहित 12,000 द्वीपों पर विजय स्तंभ फहराया था। पूर्वी चालुक्यों पर आक्रमण करके उसकी राजधानी वेंगी पर कब्जा और शक्ति बर्मन को प्रतिष्ठित और अपनी पुत्री कुदवा का विवाह शक्ति बर्मन के छोटे भाई विमलादित्य से कर दिया। तो पूर्वी गंगों को भी इसने पराजित किया था। याद रखेंगे कि पूर्वी चालुक्यों पर आक्रमण करके उसकी राजधानी वेंगी पर कब्जा कर लिया और शक्ति बर्मन को उसकी जगह प्रतिष्ठापित कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया, और अपनी पुत्री कुदवा का विवाह शक्ति बर्मन के छोटे भाई विमलादित्य से कर दिया। किसने? तो राजराज प्रथम ने। तो यह हमला क्यों हुआ, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। यह जो आक्रमण हुआ था 973 ईस्वी में, तो 973 ईस्वी में हुए इस आक्रमण में हैदराबाद के उत्तर पश्चिम में कुलपक के दुर्ग पर कब्जा। 973 ईस्वी में यह आक्रमण हुआ था पूर्वी चालुक्यों पर, और इसमें हैदराबाद के उत्तर पश्चिम में एक कुलपक का दुर्ग था, कुलपक का किला था, तो उस पर भी राजराज प्रथम ने कब्जा कर लिया। तो पूर्वी चालुक्यों पर आक्रमण करके राजराज प्रथम ने उसकी राजधानी वेंगी पर कब्जा कर लिया, और
वहां पर अब शक्ति बर्मन को बैठा दिया। वहां पर शासक किसे बना दिया? तो शक्ति बर्मन को। और अपनी पुत्री कुदवा का विवाह किससे कर दिया? तो शक्ति बर्मन के छोटे भाई जिसका नाम था विमलादित्य से, उसके साथ कर दिया। और यह जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 973 ईस्वी में। और इस आक्रमण में हैदराबाद के उत्तर पश्चिम में एक दुर्ग था कुलपक, तो कुलपक के दुर्ग पर भी कब्जा कर लिया। राजराज प्रथम के समय वेंगी राज्य की आंतरिक स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। 973 ईस्वी में वहां चूड़ भीम ने दनार्णव की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था तथा उसके दो पुत्रों शक्ति बर्मन और विमलादित्य को वेंगी से निकाल दिया था और इन्होंने राजराज प्रथम के दरबार में शरण ले ली थी। चोड़ भीम ने वेंगी पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद तोंड मंडलम पर आक्रमण कर दिया। राजा राज प्रथम ने उसके विरुद्ध 2 सेनाएं भेजी, जिसमें प्रथम सेना का नेतृत्व उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने किया और उसने पश्चिमी चालुक्य पर आक्रमण करके बनवासी तथा मान्य खेत को ध्वस्त कर दिया। और राजराज प्रथम ने स्वयं वेंगी पर आक्रमण किया। सत्याश्रय उस समय वेंगी का शासक था। सत्याश्रय वह वेंगी छोड़कर भाग गया और बड़ी मुश्किल से अपने राज्य को बचा पाया और राजराज प्रथम ने अकूत संपत्ति लूटकर अपने देश को लौट गया। तो यही कारण था पूर्वी चालुक्यों पर आक्रमण का। कि देखिए हुआ क्या कि राजराज प्रथम के समय वेंगी राज्य की आंतरिक स्थिति काफी संकटपूर्ण थी। 973 ईस्वी में वहां पर चोड़ भीम ने दानार्णव की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया और उसके बाद उस दानार्णव के 2 पुत्र, एक का नाम था शक्ति बर्मन और उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था विमलादित्य। वे दोनों, उन दोनों को इसने क्या किया कि वेंगी से निकाल दिया। और इसके बाद शक्ति बर्मन और विमलादित्य किसके दरबार में शरण लिए? तो राजराज प्रथम के दरबार में शरण लिए। चोड़ भीम ने वेंगी पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद तोंड मंडलम पर भी आक्रमण कर दिया और राजराज प्रथम ने उसको पराजित करने के लिए 2 सेनाएं भेजी, जिसमें प्रथम सेना का नेतृत्व उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम किया और उसने पश्चिमी चालुक्य पर आक्रमण करके बनवासी और मान्य खेत, जो कि पश्चिमी चालुक्यों की राजधानी थी, उसको ध्वस्त कर दिया। और राजराज प्रथम ने स्वयं वेंगी पर आक्रमण किया और उस समय वहां का शासक था सत्याश्रय और सत्याश्रय वेंगी छोड़कर भाग गया, याद रखेंगे, और बड़ी मुश्किल से अपने राज्य को बचा पाया। और राजराज प्रथम वहां से अकूत संपत्ति लूटकर अपना देश लौट गया, याद रखेंगे। और इसके बाद राजराज प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह विमलादित्य से कर दिया। तो यह था पूर्वी चालुक्यों पर आक्रमण का कारण। यह युद्ध कब हुआ था? तो 973 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजराज प्रथम से इससे पूछा जाता है। वेंगी विजय के बाद राजाश्रय एवं चोलेंद्र सिंह की उपाधि। तो राजराज प्रथम ने वेंगी पर विजय के बाद राजाश्रय और चोलेंद्र सिंह की उपाधि धारण की। एक महान विजेता होने के साथ साथ प्रथम कुशल प्रशासक एवं महान निर्माता। तो यह जो राजराज प्रथम था वह एक महान विजेता होने के साथ साथ प्रथम कुशल प्रशासक और महान निर्माता भी था, याद रखेंगे। विभिन्न मंडपों में, मंडप अर्थात मंदिर, विभिन्न मंडपों में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति। तो राजराज प्रथम ने विभिन्न मंदिरों में या विभिन्न मंडपों में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की, याद रखेंगे। समस्त भूमि का नाप कराकर उचित कर का निर्धारण। तो इस राजराज प्रथम ने समस्त भूमि का माप करवा के
इसका एक उचित टैक्स निर्धारित किया, उचित कर का निर्धारण किया। तो तो समस्त भूमि का नाप कराकर उचित कर का निर्धारण किया राजराज प्रथम ने। अस्थाई सेना एवं विशाल नौसेना का गठन, तो राजराज प्रथम ने अस्थाई एवं विशाल नौसेना का गठन किया। याद रखेंगे, इसके समय में जो सैन्य होते थे वे अस्थाई होते थे और नौसैनिक शक्ति तो काफी मजबूत थी इसकी। तो अस्थाई सेना और नौसेना का इसने एक विशाल सेना का गठन किया। लेखों से कई सामंतों और अधिकारियों की सूचना प्राप्त, तो लेखों से राजराज प्रथम के कई सामंतों और अधिकारियों की सूचना प्राप्त होती है। याद रखेंगे, सोने, चांदी तथा तांबे के विभिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रचलन, तो राजराज प्रथम ने सोना, चांदी और तांबा के विभिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया। याद रखेंगे, अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम को अगला उत्तराधिकारी की घोषणा, तो इस राजा राज प्रथम ने अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम को अगला उत्तराधिकारी घोषित किया। याद रखेंगे, किसे? तो राजेंद्र प्रथम को अगला उत्तराधिकारी घोषित किया। विष्णु मंदिर के निर्माण के साथ ही जैन धर्म को भी प्रोत्साहन, तो इस राजराज प्रथम ने विष्णु मंदिर का भी निर्माण किया और साथ ही साथ जैन धर्म का भी प्रोत्साहन किया। जैन धर्म को भी इसने प्रोत्साहित किया। तो यह तो था राजराज प्रथम जो पहला चोल महान शासक था। इसके बाद अगला शासक बनता है उसका पुत्र, यह भी काफी महान शासक था जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम, जिसका शासनकाल 1014 से 1015 ईस्वी तक था। याद रखेंगे, एक बरस में ही इसने काफी कुछ करके दिखा दिया। तो 1014 से लेकर 1015 ईस्वी के बीच इस राजेंद्र प्रथम का शासन था। तो 1014 ईस्वी में अपने पिता राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद चोल वंश का अगला शासक, पिता की भांति साम्राज्य विस्तारवादी एवं महत्वाकांक्षी, तो 1014 ईस्वी में अपने पिता राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद चोल वंश का अगला शासक बनता है राजेंद्र प्रथम, और यह पिता की भांति ही काफी साम्राज्य विस्तारवादी एवं एक महत्वाकांक्षी शासक था, अर्थात अपने साम्राज्य को विस्तार करने में यह भरोसा रखता था। याद रखेंगे, सिंहल पर आक्रमण कर वहां के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर जेल एवं सिंहल पर पूर्ण कब्जा, 12 बरस बाद जेल में ही महेंद्र पंचम की मृत्यु। तो इस राजेंद्र प्रथम ने सिंहल पर आक्रमण करके अर्थात श्रीलंका पर आक्रमण करके वहां के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया और जेल में ही उसे और सिंहल पर पूर्ण कब्जा कर लिया और 12 बरस के बाद जेल में ही महेंद्र पंचम की मृत्यु हो गई। तो याद रखेंगे कि सिंहल पर आक्रमण कर वहां के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और सिंहल पर पूर्ण कब्जा कर लिया। बाद में 12 बरस के बाद महेंद्र पंचम की जेल में ही मृत्यु हो गई। राजेंद्र प्रथम के सिंहल विजय का विस्तृत वर्णन करंडय ताम्रपत्र में, जिसके अनुसार राजेंद्र प्रथम का लंका के राजा के मुकुट, रानी, पुत्री तथा इंद्र का निर्मल हार, यह निर्मल हार पांड्य राजा द्वारा धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा गया था तथा संपूर्ण संपत्ति पर अधिकार। तो राजेंद्र प्रथम के सिंहल विजय का विस्तृत वर्णन किसमें मिलता है? तो करंडय ताम्रपत्र में मिलता है। और इस ताम्रपत्र में क्या लिखा गया कि राजेंद्र प्रथम लंका के राजा के मुकुट, रानी, पुत्री तथा इंद्र के निर्मल हार को भी लूट लिया था और यह जो निर्मल हार था पांड्य राजा द्वारा धरोहर के रूप में लंका के राजा के पास सुरक्षित रखा गया था और संपूर्ण संपत्ति पर भी अधिकार कर लिया था। किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने। याद रखेंगे,
कारंडय ताम्रपत्र में इसकी जानकारी उल्लिखित है। सिंहल विजय की जानकारी महावंश में भी, जिसके अनुसार लंका पर पूर्ण अधिकार करके वहां के बौद्ध विहार की पूर्ण क्षति तथा संपूर्ण कोष पर कब्जा। तो राजेंद्र प्रथम के सिंहल विजय की जानकारी महावंश से भी प्राप्त होती है, जिसमें क्या लिखा गया है कि राजेंद्र प्रथम ने लंका पर पूर्ण रूप से अधिकार करके वहां पर एक स्थित बौद्ध विहार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, पूरा क्षति पहुंचाया और वहां के संपूर्ण कोष पर अर्थात पूरा जो संपत्ति था, राजकोष था, उस पर इसने कब्जा कर लिया। महावंश के अनुसार महेंद्र पंचम के पुत्र कश्यप का 6 माह के कड़े प्रतिरोध के बाद सिंहल के दक्षिणी भागों पर पुनः कब्जा। तो महावंश के अनुसार क्या पता चलता है कि बाद में महेंद्र पंचम का पुत्र था कश्यप, तो उसने 6 माह के कड़े प्रतिरोध के बाद इस सिंहल के दक्षिणी भागों पर फिर एक बार फिर से अपना कब्जा कर लिया। तो महावंश के अनुसार महेंद्र पंचम के पुत्र कश्यप का 6 माह के कड़े प्रतिरोध के बाद सिंहल के दक्षिणी भागों पर पुनः कब्जा हो जाता है। पांड्यों तथा केरल को जीतकर उन्हें अलग राज्यों में परिणत किया। इस सफलता की जानकारी तिरुवालंगाड़ू ताम्रपत्र से तथा पांड्यों की पराजय में सबसे अहम योगदान सेनापति दंडनाथ का। राजेंद्र प्रथम का यह सेनापति अपने विशाल सेना के साथ पांड्यों को बुरी तरह पराजित किया तथा इसके बाद चूल पांड्य की उपाधि। तो पांड्यों और केरल को जीतकर राजेंद्र प्रथम ने उन्हें अलग अलग राज्यों में बदल दिया। इस सफलता की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो तिरुवालंगाड़ू ताम्रपत्र से। और पांड्यों की पराजय में सबसे अहम भूमिका किसकी थी? तो इस राजेंद्र प्रथम का एक सेनापति था जिसका नाम था दंडनाथ। तो इस दंडनाथ का विशाल सेना राजेंद्र किससे पराजित किया? तो पांड्यों और केरल को पराजित किया। राजेंद्र प्रथम का यह सेनापति विशाल सेना के साथ पांड्यों को बुरी तरह से पराजित किया था। और इस विजय के बाद राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो चोल पांड्य की उपाधि धारण की, अर्थात चोल वंश का भी शासक और पांड्य वंश का भी शासक। तो पांड्यों तथा केरल को जीतकर उन्हें अलग अलग राज्यों में परिणत किया। इस सफलता की जानकारी तिरुवालंगाड़ू ताम्रपत्र से पांड्यों की पराजय में सबसे अहम योगदान सेनापति दंडनाथ का था। राजेंद्र प्रथम का यह सेनापति अपने विशाल सेना के साथ पांड्यों को बुरी तरह से पराजित किया और इस विजय के बाद राजेंद्र प्रथम ने चोल पांड्य की उपाधि धारण की। 1020-1021 ईस्वी में पश्चिमी चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय पर मास्की के युद्ध में विजय तथा तुंगभद्रा नदी को चोल एवं चालुक्यों की सीमा का निर्धारण। वेंगी में तो देखिए 1020 से 1021 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने पश्चिमी चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय को मास्की के युद्ध में पराजित किया और उसके बाद तुंगभद्रा नदी चोल और चालुक्य की सीमा रेखा बन गई कि तुंगभद्रा नदी के एक तरफ चोलों का राजवंश और दूसरी तरफ चालुक्यों का राजवंश बना। तो 1020 से 1021 ईस्वी में पश्चिमी चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय पर मास्की के युद्ध में विजय। किस युद्ध में? तो मास्की के युद्ध में। यह युद्ध तुंगभद्रा नदी के किनारे मास्की में हुआ था, तो इसी कारण इस युद्ध को मास्की का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध के बाद तुंगभद्रा नदी को चोल और चालुक्यों का सीमा बना दिया गया, उसे सीमा निर्धारित कर दिया गया। इसका कारण क्या था इस युद्ध का? कि वेंगी में सत्ता के लिए विमलादित्य के 2 पुत्रों विजयादित्य सप्तम तथा राज में संघर्ष चल रहा था,
जिसमें विजयादित्य का समर्थन कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय तथा कलिंग के पूर्वी शासक कर रहे थे, जबकि राजेंद्र प्रथम राजराज के समर्थन में थे। इसी बीच जयसिंह द्वितीय ने बेंगी पर आक्रमण करके विजयवाड़ा पर अधिकार कर लिया। इससे राजराज की जो स्थिति थी वह संकटग्रस्त हो गई और राजेंद्र चोल ने दो तरफा हमला कर पश्चिमी तथा पूर्वी चालुक्यों को हरा दिया। तो इस युद्ध का यही कारण था। देखिए, वेंगी में सत्ता के लिए विमलादित्य के दो पुत्रों, एक का नाम था विजयादित्य सप्तम और दूसरे का नाम था राजराज, इन दोनों में संघर्ष चल रहा था, जिसमें विजयादित्य का समर्थन कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय और कलिंग के पूर्वी शासक कर रहे थे, जबकि राजेंद्र प्रथम राजराज का समर्थन कर रहे थे। इसी बीच जयसिंह द्वितीय ने बेंगी पर आक्रमण करके विजयवाड़ा पर कब्जा कर लिया। इससे राजराज की स्थिति संकटग्रस्त हो गई, अर्थात राजराज को सत्ता पाने में कठिनाई हो गई और राजेंद्र चोल ने इसी का बदला लेने के लिए दो तरफा हमला कर दिया और पश्चिमी और पूर्वी दोनों चालुक्यों पर इसने कब्जा कर लिया, दोनों को पराजित कर दिया। कलिंग के पूर्वी गंग शासक और विजयादित्य का मित्र मधुका मानव पर विजय 1019 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक यह युद्ध चला। कलिंग विजय का मुख्य उद्देश्य गंगा घाटी की ओर अभियान करके अपने विशाल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना था। तो राजेंद्र प्रथम ने कलिंग के पूर्वी गंग शासक और विजयादित्य का मित्र मधुका मानव पर विजय प्राप्त किया और यह युद्ध 1019 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक चला। और इस कलिंग विजय का मुख्य उद्देश्य गंगा घाटी की ओर अभियान करके अपने विशाल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना था। याद रखेंगे, गंगा घाटी पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में एक विशाल सेना को उत्तर पूर्व भेजा, जिसमें विक्रम चोल के द्वारा उड़ीसा, बस्तर, इंद्ररथ तथा दक्षिण कौशल पर विजय। तो गंगा घाटी पर विजय अभियान प्राप्त करने के लिए इस राजेंद्र चोल ने अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में एक विशाल सेना को उत्तर पूर्व की ओर भेजा, नॉर्थ ईस्ट की ओर भेजा, जिसमें विक्रम चोल ने उड़ीसा, बस्तर, इंद्ररथ और दक्षिण कौशल पर विजय प्राप्त किया। तो यह तो था राजेंद्र प्रथम। एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग चोल वंश के राजेंद्र प्रथम को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम को और राजराज प्रथम को अभी हमने देखा और राजेंद्र प्रथम की शुरुआत की। तो चलिए राजेंद्र प्रथम को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक बात याद रखेंगे कि जो राजेंद्र प्रथम का शासन काल था वह 30 वर्षों का शासन काल था और वह 1014 ईस्वी से लगभग 1044 ईस्वी तक यह चोल वंश का शासक रहा, जो कि राजाराज प्रथम का पुत्र था। तो इस चीज को याद रखेंगे कि 1014 से 1044 ईस्वी यह राजेंद्र प्रथम का शासन काल रहा, लगभग 30 वर्ष। तो चलिए उसे हम लोग कंटिन्यू करें कि राजेंद्र प्रथम के कन्याकुमारी लेख के अनुसार राजाराज प्रथम के द्वारा चालुक्यों की पराजय। तो राजेंद्र प्रथम का कन्याकुमारी लेख था, तो उससे उसी के अनुसार क्या पता चलता है कि राजाराज प्रथम जो कि इसका पिता था उसने चालुक्यों को पराजित किया था। तो राजाराज प्रथम के द्वारा चालुक्यों की पराजय का वर्णन किससे पता चलता है? तो राजेंद्र प्रथम के कन्याकुमारी लेख से। सत्याश्रय के होट्टर लेख के अनुसार 1007 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम के द्वारा
9 लाख की विशाल सेना को लेकर दोनूर, बीजापुर को दोनूर कहा जाता था, जो हम लोग जब बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरी चर्चा देखेंगे। तो दोनूर बीजापुर की विजय तथा पूरे प्रदेश में भारी लूटपाट, स्त्रियों एवं बच्चों तथा ब्राह्मणों का संहार, कई दुर्गों को क्षति, किंतु बाद में सत्याश्रय के द्वारा चोलों को खदेड़कर पुनः अपने राज्य पर अधिकार, चोल राज्य की उत्तरी सीमा का विस्तार तुंगभद्रा नदी तक। तो सत्याश्रय के होटर लेख के अनुसार क्या पता चलता है, जो कि 1007 ईस्वी में पता चला कि राजेंद्र प्रथम ने 9 लाख की विशाल सेना को लेकर बीजापुर अर्थात दोनूर पर विजय प्राप्त किया और पूरे प्रदेश में भारी लूटपाट किया, स्त्रियों एवं बच्चों तथा ब्राह्मणों का संहार किया और कई दुर्गों, कई किलों को नष्ट किया, क्षति पहुंचाया। लेकिन बाद में सत्याश्रय ने चोलों को खदेड़कर पुनः अपने राज्य पर अधिकार कर लिया और इस विजय के साथ ही चोल राज्य की उत्तरी सीमा का विस्तार तुंगभद्रा नदी तक हो गया। याद रखेंगे कि सत्याश्रय के होटर लेख के अनुसार 1007 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम के द्वारा 9 लाख की विशाल सेना को लेकर दोनूर अर्थात बीजापुर विजय तथा पूरे प्रदेश में भारी लूटपाट, स्त्रियों एवं बच्चों तथा ब्राह्मणों का संहार एवं कई दुर्गों को क्षति, किंतु बाद में सत्याश्रय के द्वारा चोलों को खदेड़कर पुनः अपने राज्य पर अधिकार, चोल राज्य की उत्तरी सीमा का विस्तार तुंगभद्रा नदी तक। याद रखेंगे गंगा घाटी में अभियान के तहत उड़ीसा तथा बंगाल के बीच दंड भुक्ति पर आक्रमण कर वहां के शासक धर्मपाल पर विजय, जो कि एक पाल वंश का शासक था, किसके द्वारा? तो विक्रमचूल के द्वारा। तो गंगा, हमने बताया था कि गंगा घाटी पर अभियान के लिए इस राजेंद्र प्रथम ने अपने पुत्र विक्रमचूल के नेतृत्व में एक विशाल सेना को भेजा था। तो विक्रमचूल ने गंगा घाटी में जब अभियान किया था तो उड़ीसा और कलिंग सहित कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया। साथ ही गंगा घाटी में अभियान के तहत उड़ीसा और बंगाल के बीच एक जगह पड़ता था जिसका नाम था दंडभुक्ति। तो दंडभुक्ति जहां पर पाल वंश का शासन था, तो वहां के शासक धर्मपाल को पराजित किया और यह किसने किया? तो विक्रमचूल ने। तो गंगा घाटी में अभियान के तहत उड़ीसा तथा बंगाल के भी बीच दंडभुक्ति पर आक्रमण कर वहां के शासक धर्मपाल पर विजय, किसके द्वारा? तो राजेंद्र प्रथम के पुत्र विक्रमचूल के द्वारा। राजेंद्र प्रथम के आदेश पर विक्रमचूल के नेतृत्व में दक्षिणी राठ के राजा रणसूर तथा पूर्वी बंगाल के राजा गोविंद चंद्र पर विजय और उसके बाद बंगाल के पाल वंश के शासक महिपाल भी पराजित तथा महिपाल युद्ध क्षेत्र से भाग गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी का पवित्र जल लाना तथा अपनी विशाल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना था। यह बात किसने कहा? तो नीलकंठ शास्त्री ने। एक कहावत में क्या पता चलता है कि बंगाल के पराजित शासकों ने अपने सिर पर गंगा जल लादकर चोल राज्य में पहुंचाया था। तो देखिए, राजेंद्र प्रथम के आदेश पर जब विक्रमचूल बहुत सारे सेना को लेकर गंगा घाटी के अभियान पर चलता है, तो दक्षिणी राठ के राजा रणसूर और पूर्वी बंगाल के राजा गोविंद चंद्र को भी पराजित करता है और उसके बाद बंगाल के पाल वंश के शासक महिपाल को भी वह पराजित करता है और महिपाल युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है।
इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था, इस राजेंद्र प्रथम का इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था पवित्र गंगा जल को लाना और साथ ही साथ गंगा घाटी में अपने विशाल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना, जो हमने बताया भी था। और यह बात किसने कहा? तो नीलकंठ शास्त्री ने कहा कि यही उद्देश्य था इस राजेंद्र प्रथम के गंगा घाटी अभियान का। और एक कहावत में क्या बताया गया है कि बंगाल के पराजित शासकों ने अपने सिर पर गंगा जल लादकर चोल राज्य में पहुंचाया था। इस विजय के बाद तो राजेंद्र प्रथम के आदेश पर विक्रम चोल के नेतृत्व में दक्षिणी राठ के राजा रणसूर और पूर्वी बंगाल के राजा गोविंद चंद्र पर विजय प्राप्त करता है। कौन? तो विक्रम चोल। और उसके बाद बंगाल के पाल वंश के शासक महिपाल को भी वह पराजित करता है। महिपाल युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी का पवित्र जल लाना था तथा अपनी विशाल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना था। यह बात नीलकंठ शास्त्री ने कहा। एक कहावत में क्या कहा गया है कि बंगाल के पराजित शासकों ने अपने सिर पर गंगा जल लादकर चोल राज्य में पहुंचाया था। याद रखेंगे। गंगा घाटी के अभियान की सफलता के बाद गंगाईकोंड की उपाधि तथा इसके उपलक्ष्य में त्रिचिनापल्ली जिले में गंगाईकोंड चोलपुरम नामक एक नए नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी निर्माण चोलों की धाक संपूर्ण देश में। तो जब गंगा घाटी पर विजय प्राप्त करता है राजेंद्र प्रथम, तो इस विजय को प्राप्त करने के बाद, इस अभियान की सफलता के बाद गंगाईकोंड की उपाधि धारण करता है। कौन सी? तो गंगाईकोंड की उपाधि धारण करता है। और इस विजय के उपलक्ष्य में त्रिचिनापल्ली जिले में गंगाईकोंड चोलपुरम नामक एक नए शहर का निर्माण करता है और उसी शहर को अपनी राजधानी बना लेता है, जो कि पहले तंजावुर या तंजौर था। और उसके बाद चोलों की धाक संपूर्ण देश में हो जाती है। चोलों का जो अधिकार था वह पूरे देश में हो जाता है। चोल एक छत्र पूरे देश में शासन करने लगते हैं। तो गंगा घाटी के अभियान की सफलता के बाद गंगाईकोंड की उपाधि तथा इसके उपलक्ष्य में त्रिचिनापल्ली जिले में गंगाईकोंड चोलपुरम नामक एक नए शहर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी निर्माण चोलों की धाक संपूर्ण देश में। तो इस प्रकार राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी के विजय अभियान के बाद गंगाईकोंड की उपाधि धारण की और गंगाईकोंड चोलपुरम नामक एक शहर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया, जो पहले तंजावुर या तंजौर था। और इस प्रकार चोलों की शक्ति पूरे देश में स्थापित हो गई। श्री विजय के शैलेंद्र राज्य पर आक्रमण कर कैसे आक्रमण किया? तो नौसेना से अर्थात जल शक्ति से। इसके अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा और अन्य द्वीपों पर कब्जा और शैलेंद्र शासक विजयोत्तुंग बर्मन की पराजय एवं कैद चोल सेना के द्वारा कंडारम तथा श्री विजय पर कब्जा। इस अभियान में शैलेंद्र शासक विजयोत्तुंग बर्मन ने चोल शासक की अधीनता में रहने का वचन दिया और इसी आश्वासन के बाद उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया गया। और इस विजय की जानकारी तिरुवलंगाड़ू ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। तो श्री विजय का शैलेंद्र राज्य पर आक्रमण किया राजेंद्र प्रथम ने नौसेना के द्वारा अर्थात जल सेना के द्वारा। और इस श्री विजय के अंतर्गत, श्री विजय के शैलेंद्र राज्य के अंतर्गत बहुत सारे द्वीप आते थे, जैसे कि मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा और भी सारे कई द्वीप पर।
और इन सभी द्वीपों पर इस राजेंद्र प्रथम का कब्जा हो गया और शैलेंद्र शासक विजयोत्तुंग बर्मन पराजित हो गया और उसे कैद कर लिया गया और चोल सेना ने कंडारम और श्री विजय पर कब्जा कर लिया। इस अभियान में शैलेंद्र वंश का शासक विजयोत्तुंग बर्मन ने चोल शासक की अधीनता में रहने का वचन किया कि हम आपके अधीन में ही रहेंगे, आप मेरा राज्य वापस लौटा दीजिए। और इसी आश्वासन के बाद चोल शासकों ने इस विजयोत्तुंग बर्मन के राज्य को उसे वापस लौटा दिया। और इस विजय की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो तिरुवालंगाड़ू ताम्रपत्र से याद रखेंगे कि श्री विजय के शैलेंद्र राज्य पर आक्रमण कर, कैसे आक्रमण किया? तो नौसेना से, जल सेना से, नेवी से, और इसके अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा तथा अन्य द्वीपों पर कब्जा कर लिया और शैलेंद्र शासक विजयोत्तुंग बर्मन की पराजय हो जाती है और उसे कैद कर लिया जाता है। चोल सेना के द्वारा कंडारम और श्री विजय पर कब्जा कर लिया जाता है। इस अभियान में शैलेंद्र शासक विजयोत्तुंग बर्मन ने चोल शासक की अधीनता में रहने का वचन दिया और इसी आश्वासन के बाद चोल शासकों ने उसके राज्य को उसे वापस लौटा दिया। और इस विजय की जानकारी तिरुवालंगाड़ू ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। नौसेना के द्वारा समुद्र पार करके काटाह पर विजय, इसकी जानकारी तिरुवालंगाड़ी ताम्रपत्र से तथा राजेंद्र प्रथम के 8वें वर्ष में उत्कीर्ण करंडय ताम्रपत्र से। तो राजेंद्र प्रथम ने काटाह पर भी विजय प्राप्त किया, काटाह को भी पराजित किया। और इस विजय की जानकारी तिरुवालंगाड़ू ताम्रपत्र से और राजेंद्र प्रथम के 8वें वर्ष में उत्कीर्ण किया गया करंडय ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। तो इस काटाह विजय की जानकारी 2 ताम्रपत्रों से प्राप्त होती है, एक तिरुवालंगाड़ू ताम्रपत्र से और राजेंद्र प्रथम के 8वें वर्ष में उत्कीर्ण करंडय ताम्रपत्र से। क्या पता चलता है इन दोनों ताम्रपत्र से? कि राजेंद्र प्रथम ने नौसेना के द्वारा, नेवी के द्वारा या जल सेना के द्वारा समुद्र को पार करके काटाह को भी पराजित किया था, काटाह पर विजय प्राप्त किया था, याद रखेंगे। कंबुज के शासक की राजेंद्र प्रथम के साथ संधि स्थापित करने के लिए प्रार्थना, इसकी जानकारी करंडय ताम्रपत्र से। तो कंबुज का शासक राजेंद्र प्रथम के साथ संधि स्थापित करने के लिए प्रार्थना करता है और इस संधि की जानकारी करंडय ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। क्योंकि उस समय यह जो राजेंद्र प्रथम था पूरे देश का सबसे महान शासक बन बैठा था, पूरे देश पर कब्जा कर बैठा था। तो कंबुज के शासक ने इससे संधि प्रस्ताव लेकर इसके पास गया और उससे संधि करने का प्रयास किया और इसमें सफल भी हुआ। तो इसकी जानकारी करंडय ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। तो कंबुज के शासक की राजेंद्र प्रथम के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, संधि स्थापित करने के लिए प्रार्थना, और इसकी जानकारी करंडय ताम्रपत्र से प्राप्त होती है, याद रखेंगे। ए.आर. हाल के अनुसार श्री विजय पर आक्रमण के मुख्य उद्देश्य चोल और चीन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करना, जबकि नीलकंठ शास्त्री और रमेश चंद्र मजुमदार के अनुसार श्री विजय पर आक्रमण का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध का विकास। तो ए.आर. हाल के अनुसार क्या कहा गया राजेंद्र प्रथम के बारे में कि राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय पर आक्रमण किया, उसका मुख्य उद्देश्य था
चोल और चीन के बीच का जो व्यापारिक संबंध था उसे मजबूत करना। जबकि नीलकंठ शास्त्री और रमेश चंद्र मजूमदार ने क्या कहा कि राजेंद्र प्रथम के द्वारा श्री विजय पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने व्यापार संबंध को मजबूत करना था। तो A.R. हाल के अनुसार श्री विजय पर आक्रमण के मुख्य उद्देश्य चोल और चीन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करना, जबकि नीलकंठ शास्त्री और रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार श्री विजय पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध का विकास करना था। अंडमान निकोबार, अराकान द्वीप, पेगु जो कि बर्मा में स्थित एक द्वीप है, तो उन पर भी विजय प्राप्त किया राजेंद्र प्रथम ने। तो बर्मा के पेगु, अंडमान निकोबार, अराकान द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अराकान द्वीप, पेगु जो कि बर्मा में स्थित एक द्वीप है, इन पर भी विजय प्राप्त करता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के शासन के अंतिम दिनों में केरल तथा पांड्य का विद्रोह राजेंद्र प्रथम के द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। याद रखेंगे। तो राजेंद्र प्रथम के शासन के अंतिम दिनों में केरल और पांड्य का विद्रोह होता है और राजेंद्र प्रथम के द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। इस विद्रोह में केरल तथा पांड्य की सहायता चेर, वेनाड तथा कूपकों के द्वारा। तो राजेंद्र प्रथम के शासन के अंतिम दिनों में केरल और पांड्य का विद्रोह हुआ, जिसे राजेंद्र प्रथम ने उस विद्रोह का दमन कर दिया, उस विद्रोह को दबा दिया। और इस विद्रोह में केरल और पांड्य की सहायता किसने की? तो चेर, वेनाड और कूपकों ने। याद रखेंगे कि राजेंद्र प्रथम के शासन के अंतिम दिनों में केरल तथा पांड्य का विद्रोह का राजेंद्र प्रथम के द्वारा विद्रोह का दमन। याद रखेंगे, इस विद्रोह में केरल तथा पांड्य की सहायता किसने की? चेर, वेनाड और कूपकों ने। याद रखेंगे, केरल तथा पांड्य शासक उस समय कौन था? तो सुंदर बर्मन के विद्रोह का दमन करने के लिए राजेंद्र प्रथम के द्वारा अपने पुत्र राजाधिराज प्रथम को भेजा गया। राजाधिराज प्रथम के द्वारा कई सामंतों एवं राजाओं की हत्या कर विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन। तो केरल और पांड्य के विद्रोह को दबाने के लिए राजेंद्र प्रथम ने किसे भेजा था? तो अपने पुत्र राजाधिराज प्रथम को भेजा था, क्योंकि उस समय वह वृद्ध हो गया था, बूढ़ा हो गया था। तो केरल और पांड्य, उस समय पांड्य शासक कौन था? तो सुंदर बर्मन। तो केरल और पांड्य वंश के शासक सुंदर बर्मन के विद्रोह का दमन करने के लिए राजेंद्र प्रथम के द्वारा अपने पुत्र राजाधिराज प्रथम को भेजा गया। और राजाधिराज प्रथम ने कई सामंतों और राजा की हत्या करके इस विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन कर दिया। याद रखेंगे, 1041 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम के द्वारा सिंहल नरेश अर्थात श्रीलंका का राजा विक्रमाबाहु के नेतृत्व में सिंहल के स्वतंत्र होने की चेष्टा के विरुद्ध अपने पुत्र राजाधिराज प्रथम को भेजकर सिंहल के विरुद्ध विद्रोह का बर्बरतापूर्वक दमन तथा राजाधिराज प्रथम के द्वारा विक्रमाबाहु की सिर काटकर हत्या। तो 1041 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने सिंहल नरेश के द्वारा विक्रमाबाहु के नेतृत्व में सिंहल के स्वतंत्र होने की चेष्टा के विरुद्ध अपने पुत्र राजाधिराज प्रथम को भेजकर सिंहल के विरुद्ध विद्रोह का
बर्बरता पूर्वक दमन किया और राजाधिराज प्रथम के द्वारा विक्रमाबाहु की सिर काटकर उसकी हत्या कर दी गई। तो देखिए 1041 ईस्वी में श्रीलंका का नरेश विक्रमाबाहु ने अपने राज्य को स्वतंत्र कराने की चेष्टा किया। तो श्रीलंका जो था वह विक्रमाबाहु के नेतृत्व में पूर्णतः स्वतंत्र होने की चेष्टा किया। तो इसी चेष्टा को दबाने के लिए राजेंद्र प्रथम ने अपने पुत्र राजाधिराज प्रथम को क्या किया, तो सिंहल नरेश के अभियान पर भेजा और राजाधिराज प्रथम ने सिंहल नरेश के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसे बर्बरता पूर्वक उसके विद्रोह का दमन कर दिया। और इस युद्ध में राजाधिराज प्रथम ने विक्रमाबाहु की सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। याद रखेंगे कि 1041 ईस्वी में सिंहल नरेश विक्रमाबाहु के नेतृत्व में जो सिंहल था अर्थात श्रीलंका था, अपने आप को स्वतंत्र करने की चेष्टा प्रारंभ किया। तो इसके विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए इस राजेंद्र प्रथम ने, चूंकि उस समय वह वृद्ध हो गया था, तो अपने पुत्र राजाधिराज प्रथम को भेजा और राजाधिराज प्रथम ने इस विक्रमाबाहु के विरुद्ध, विक्रमाबाहु के जो विद्रोह था, विक्रमाबाहु के विद्रोह का पूर्ण रूप से बर्बरता पूर्वक दमन कर दिया और इस विद्रोह में विक्रमाबाहु की सिर काटकर राजाधिराज प्रथम ने हत्या भी कर दी। याद रखेंगे 1041 ईस्वी में अपने शासन के अंतिम समय में या वृद्धावस्था में पश्चिमी चालुक्यों के द्वारा पुनः आक्रमण पर युद्ध अनिर्णित रहा। चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने वेंगी पर आक्रमण कर चोल सत्ता को चुनौती दी। उसने राजेंद्र प्रथम के द्वारा संरक्षित वेंगी नरेश राज के विरुद्ध उसके सौतेले भाई विजयादित्य को वेंगी पर आसीन करने का प्रयास किया। तो राजेंद्र प्रथम के शासन के अंतिम समय में जब वह वृद्धावस्था को पार कर रहा था, तो अपने शासन के अंतिम समय में या वृद्धावस्था में पश्चिमी चालुक्यों के द्वारा एक बार फिर से इस राजेंद्र प्रथम पर आक्रमण किया जाता है और यह युद्ध अनिर्णित रहा, अर्थात इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने वेंगी पर आक्रमण करके चोल सत्ता को चुनौती दी थी और उसने राजेंद्र प्रथम के द्वारा संरक्षित वेंगी नरेश राज के विरुद्ध उसके सौतेले भाई विजयादित्य को वेंगी पर आसीन करने का प्रयास किया और इसी कारण यह युद्ध हुआ। तो राजेंद्र प्रथम के शासन के अंतिम समय में जब या फिर वृद्धावस्था में पश्चिमी चालुक्यों ने एक बार फिर से चोल वंश पर आक्रमण किया और यह युद्ध अनिर्णित रहा, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसका कारण क्या था कि चालुक्य नरेश, उस समय चालुक्य नरेश कौन था, तो सोमेश्वर प्रथम था, तो उसने वेंगी पर आक्रमण करके चोल सत्ता को चुनौती दे दी और उसने राजेंद्र प्रथम के द्वारा, राजेंद्र प्रथम ने उस समय वेंगी पर किसे राजा बनाया था, तो राज को। तो इस सोमेश्वर प्रथम ने राजेंद्र प्रथम के द्वारा संरक्षित वेंगी नरेश राज के विरुद्ध उसके सौतेले भाई विजयादित्य को वेंगी का नरेश बनाने का प्रयास किया। यानी कि राज को हटाकर इस सोमेश्वर प्रथम ने उसके सौतेले भाई विजयादित्य सप्तम को उस वेंगी पर आसीन करने का प्रयास किया और इसी कारण इस राजेंद्र प्रथम ने उस पर पश्चिमी चालुक्यों पर आक्रमण किया। याद रखेंगे वृद्धावस्था होने के कारण राजेंद्र प्रथम के द्वारा पश्चिमी चालुक्यों के विरुद्ध 3 सेनापतियों को जाने का आदेश और तीनों सेनापतियों के साथ पश्चिमी चालुक्यों का यह युद्ध काली दीदी का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। युद्ध का निर्णय नहीं और इसी बीच 1044 ईस्वी में
राजेंद्र प्रथम की मृत्यु हो जाती है और कालांतर में उसके पुत्र तथा अगला शासक राजाधिराज प्रथम द्वारा कई युद्धों में चालुक्य सेनाओं को पराजित कर अपनी स्थिति सुदृढ़। तो जब इसके शासन के अंतिम दिनों में पश्चिमी चालुक्यों ने आक्रमण किया था, सोमेश्वर प्रथम के द्वारा आक्रमण किया गया, तो उस समय यह वृद्ध हो चुका था और यह युद्ध में जाने की अवस्था में नहीं था। तो उसने 3 सेनापतियों को इस अभियान में भेजा और तीनों सेनापतियों ने पश्चिमी चालुक्यों के इस साथ कालीदिदी का युद्ध किया। कालीदिदी में युद्ध किया और इसे कालीदिदी का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में तीनों सेनापतियों ने इस पश्चिमी चालुक्यों के आक्रमण को रोक दिया। हालांकि यह युद्ध अनिर्णित रहा, अभी हमने बताया। और इसी बीच 1044 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कालांतर में अर्थात बाद में उसके पुत्र राजाधिराज प्रथम, जो कि अगला उत्तराधिकारी था, उसने कई युद्धों में चालुक्य सेनाओं को पराजित करके अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली, मजबूत कर ली। तो याद रखेंगे कि वृद्धावस्था होने के कारण राजेंद्र प्रथम के द्वारा पश्चिमी चालुक्यों के विरुद्ध 3 सेनापतियों को जाने का आदेश दिया जाता है। वह 3 सेनापतियों को युद्ध में जाने के लिए आदेश देता है और 3 सेनापति पश्चिमी चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में जाते हैं। और तीनों सेनापतियों के साथ पश्चिमी चालुक्यों का यह युद्ध कहां पे होता है? तो कालीदिदी में। इसी कारण इसे कालीदिदी का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध कालीदिदी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध। इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला और इसी बीच 1044 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम की मृत्यु हो जाती है और कालांतर में उसके पुत्र तथा अगला उत्तराधिकारी राजाधिराज प्रथम द्वारा कई युद्धों में चालुक्य सेनाओं को पराजित कर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया जाता है। याद रखें, सिंचाई के लिए 16 मील लंबा भव्य तालाब का निर्माण। तो महान विजेता तो था ही राजेंद्र प्रथम, एक महान निर्माता भी था। तो इसी कारण राजेंद्र प्रथम ने सिंचाई के लिए 16 मील लंबा एक भव्य तालाब का निर्माण किया, एक विशाल सरोवर का निर्माण किया। तो सिंचाई के लिए 16 मील, कितना मील? तो 16 मील लंबा एक भव्य तालाब का निर्माण किया राजेंद्र प्रथम ने। शिक्षा एवं साहित्य का महान संरक्षक। इसी कारण वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए विशाल विद्यालय की स्थापना। तो राजेंद्र प्रथम शिक्षा एवं साहित्य का भी महान संरक्षक था। तो इसी कारण वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए इसने एक विशाल विद्यालय की भी स्थापना की। तो शिक्षा एवं साहित्य का महान संरक्षक था राजेंद्र प्रथम और इसी कारण वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए एक विशाल विद्यालय की स्थापना की। युद्ध क्षेत्र में जितना महान, शांति काल में उतना ही कर्मठ। 1044 ईस्वी में मृत्यु। तो यह जो राजेंद्र प्रथम था, युद्ध काल में जितना महान था, शांति काल में भी उतना ही कर्मठ था। अर्थात युद्ध में तो काफी महान था ही, शांति व्यवस्था को स्थापित करने में भी उतना ही यह कर्मठ था, उतना ही प्रयत्नशील था। और 1044 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह तो था राजेंद्र प्रथम। इसके कुछ और फैक्ट बचे हैं जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और एक बात याद रखेंगे कि कमेंट जरूर करें, ताकि कहीं लगे कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमसे मिस्टेक हो गई है या फिर कुछ चीजों को ऐड करना है तो इसे हम लोग ऐड करेंगे। जैसे कि यह जो डेट था वह हमने 1 बरस बता दिया था, जो 30 बरस कर देंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी फैक्ट यदि आपको कहीं लगता है कि कहीं मिस्टेक है तो उसे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि उसे हम लोग सुधार सके। तो एक स्क्रीनशॉट लें
और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और राजेंद्र प्रथम को फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कुछ फैक्ट हैं, और इसके बाद और शासकों को देखेंगे जैसे राजाधिराज प्रथम। तब तक